ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 13 यानी 13th लेसन स्वामी की दादी। इसको शुरू करने से पहले, दादी मीन्स होता है ग्रैंड माँ। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच मीन्स ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उसका सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, 5 तकिए वाली भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशों का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते हैं। स्वामीनाथन एक बच्चे का नाम है। उसकी जो ग्रैंड माँ है वो एक ऐसे छोटे से एक रूम है, उसके अंदर कमरा है, उसके अंदर रहती है और उनके पास ये सभी सामान है। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता है। तो रात को जब वो डिनर कर लेता है उसके बाद वो अपनी नानी के पास जाता है, उसकी लैप में बैठता है। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है उनके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन बोला। पुलिस की वर्दी मतलब यूनिफॉर्म। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दोनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग जाते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती गई, धीरे धीरे भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्ढमड करती हुई। तो दादी जो है वो उसके ग्रैंड पा जो है वो पुलिस में थे, उनके बारे में कहानियाँ सुनाती है। और वो कहानियाँ जब सुनाती है तो उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कभी वो कोई सी कहानी सुनाती है, कभी कोई सी। तो इस तरह से गड्ढमड मतलब मिक्स करके वो सारी कहानियाँ उसको सुनाती है। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो राजम जो उसका क्लासमेट है उसके बारे में वो कुछ बताना चाहता है। दादी की स्टोरी बहुत लंबी हो रही है जिसके अंदर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बीच में ही टोक के बोलता है। सारे नंबर मिलते होंगे है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। अच्छा, चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। परीक्षक मीन्स जो उनकी बुक्स को चेक करते थे, उनकी नोटबुक्स को चेक करते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा व्यक्त लेते थे। मीन्स वो 110 जो पार्ट है उसमें ही वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे। फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। मतलब वो 100 मार्क्स में से बोल रहा है कि 90 मार्क्स मिलते उसके फ्रेंड को, और दादी जो है वो दादा के बारे में उनकी बड़ाई करते हुए बोल रही है कि उनको तो 200 मार्क्स भी मिल जाते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था कि मैं कई साल तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी तब। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ हैं कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। तो बताती हूँ, उसके दादा को जब एमए किया था तो वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। तो जब उन्हें वो मेडल मिला था वो उसको गले में अपने पहनती थी नेकलेस की तरह। लेकिन जब उनकी बुआ पैदा हुई
तब बुआ जो है, तब उन्होंने उसे उतार दिया और बाद में जो बुआ है उसे ही दे दिया गया, जिसको गलवा के उन्होंने बैंगल्स बनवा लिए थे। तो दादी कहती है वो बहुत ही बेवकूफ़ है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजन के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजन छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो ना? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने उसे बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पे झपटे और एक ने पीछे से हमला किया, पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2। शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब पर चिढ़ गया। मैंने तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पनाएं किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम्हें राजन को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजन को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ, मतलब उसको एक नया डाउट आया। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। तो उसने अपने फ्रेंड राजम की कहानी बताई और राजम जो है उसने क्या किया था, एक टाइगर को मारा था। हो जाएगा। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी के स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी हो उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन न करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। मतलब जैसे दादी है वो स्वामीनाथन को स्टोरी सुनाने लगी स्वामी हरिश्चंद्र की, वो सो गया। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई और फिर दोनों लोग आराम से सो जाते हैं, जैसे आप लोग अपनी दादी या नानी की, ग्रैंड माँ की स्टोरी सुनकर सो जाते हो। तो इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।